खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। घर घर तिरंगा मुहिम पर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान लफ्जी जंग जारी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके बीजेपी और उसके नजरियाती सरचश्मे आरएसएस पर हमला किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि तारीख शाहिद है, हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले इस मुल्क मुखालिफ तंजीम से निकले हैं जिन्होंने 52 वर्षों तक तिरंगा नहीं लहराया। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि आजादी की लड़ाई से ये कांग्रेस को तब भी नहीं रोक पाए थे और अब भी नहीं रोक पाएंगे। ख्याल रहे कि आजादी के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर मरकजी हुकूमत मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद कर रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत घर घर तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है। तो राहुल गांधी ने बीजेपी को मुल्क मुखालिफ बताया है। उन्होंने एक ट्वीट किया और अपने ट्वीट में घर घर तिरंगा मुहिम पर अपने अंदाज में निशाना साधा है। आरएसएस और बीजेपी पर राहुल गांधी ने निशाना साधा। आपको बताएं कि आज कांग्रेस की अहम मीटिंग भी होने वाली है, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। और राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने ट्वीट करके बीजेपी और उसके नजरियाती सरचश्मे आरएसएस पर हमला किया है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि तारीख शाहिद है कि हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले इस मुल्क मुखालिफ तंजीम से निकले हैं जिन्होंने 52 वर्षों तक तिरंगा नहीं लहराया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि आजादी की लड़ाई से ये कांग्रेस को तब भी नहीं रोक पाए थे, अभी नहीं रोक पाएंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि इस मुहिम को लेकर और कई आगे की क्या हिकमत अमली होती है, उसको लेकर कांग्रेस की आज एक अहम मीटिंग भी होने वाली है। साथ ही साथ कांग्रेस इस अहम मामले पर पार्लियामेंट में भी सरकार को घेरने की तैयारियों में नजर आ रही है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी रवि सिसोदिया का। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस जो है पूरे मूड में नजर आ रही है हमले के, खास तौर पर राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए भी निशाना साधा है हुकूमत पर। बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी ने कल एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि कर्नाटक के खादी ग्राम उद्योग के सभी साथियों से मिलकर बहुत खुशी हुई। इतिहास गवाह है, हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले उस देशद्रोही संगठन से निकले हैं जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। तो कहीं ना कहीं सीधा जो एलिगेशन था वो आरएसएस को लेकर था। आरएसएस पर सीधा आरोप हमला कर रहे थे, क्योंकि कल जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, कल संसद के अंदर भी आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। और ये कहा जाता है कि जब हर घर तिरंगा मुहिम थी तो उसमें विपक्ष की तरफ से कोई भी नेता मौजूद नहीं था। कल लाल किले से संसद भवन तक का तिरंगा मार्च था और उस यात्रा में विपक्ष की तरफ से कोई भी नेता मौजूद नहीं थे। उसका आरोप प्रत्यारोप दोनों की तरफ चल रहे थे। उसी बाबत कल देर शाम राहुल गांधी जो कि हुबली में थे, कर्नाटक के दौरे पे थे, और वहां पे जो दफ्तर में गए थे, जब वहां पे तो उस दौरान उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि जिन्होंने 52 साल तक अपने कार्यालय का झंडा नहीं फहराया वो अब हमें नसीहत न दे। तो कहीं ना कहीं एलिगेशन जरूर लगाया जा रहा है। आरएसएस को लेकर हमेशा राहुल गांधी हमलावर रहे हैं और इस बार भी उन्होंने ट्वीट के जरिए ये तंज कसा है कि हमें कुछ नसीहत या हमें कुछ सीख न दें। जी रवि, एक अहम मीटिंग भी कांग्रेस की होने वाली है, उसके ताल्लुक से क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, कांग्रेस के सांसदों की बैठक थी पार्लियामेंट में, वो खत्म हो चुकी है। करीब 10 बजे ये बैठक बुलाई गई थी। उससे पहले 9:30 बजे विपक्षी दलों के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक की थी। इस बैठक में आगे की रणनीति पर खुलासा किया गया, क्योंकि कल कांग्रेस पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन करने जा रही है महंगाई के मसले को लेकर। महंगाई, जीएसटी जो बड़ा मसला है, और अग्निवीर वाला, इन 3 मसलों को लेकर कल कांग्रेस का पूरे देश में धरना प्रदर्शन है। उसी बाद बैठक बुलाई गई थी कि क्या रणनीति होगी। कांग्रेस की तरफ से रणनीति जो बनाई गई उसमें रहेगा कि कल जितने भी सांसद हैं वो सांसद संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे और
जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स या फिर जो कांग्रेस जो अन्य सीनियर लीडर्स हैं वो कांग्रेस मुख्यालय से लेकर जो प्रधानमंत्री का आवास है 7 RCR वहां पे जाएंगे, उसका घेराव करेंगे। तो एक रणनीति बनाएगी कि कल महंगाई के मसले पे, इस पूरे महंगाई के मसले पर सरकार को घेरा जाए और पूरे देश का, इनका देशव्यापी ये कार्यक्रम है, पूरे देश में इस तरह का उनका घेराव का कार्यक्रम रहेगा। राजभवन का घेराव होगा या फिर धरना प्रदर्शन का घेराव कार्यक्रम रखा गया है। जी रवि सिसोदिया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम तफसीलात के लिए। लगातार कांग्रेस के आगे क्या कुछ हिकमत अमली रहती है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। श्रीमती बंगा विश्वनाथम। Sir, the Ministry of Heavy Industries has invited proposal to build and operate public electrical vehicle charging infrastructure on express highways and national highways under FAME India scheme phase 2. I would like to request the minister state the detailed progress and made in respect of other such measures government taking proposal. Sir, constant supply of chain disrupting the continue one of the biggest obstacle coming from Indian EV manufacturers. The Indian manufacturers are struggling to source lithium-ion batteries which are largely imported from China, South Korea and Taiwan. While the price of batteries, lithium carbonate, a key import have gone up 400% year on year. I would like to request the minister from this, sir, one request from my state, sir. तो नाज़रीन, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि भारी शोर शराबा और हंगामा जो है वो सुनाई दे रहा है और इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एक और अहम खबर आसाम से। आसाम के मोरीगांव जिला इंतजामिया ने जामिल हुदा मदरसे को आज खाली कराया है। काबिल जिक्र है कि इस मदरसे के मुदर्रिस मुफ्ती मुस्तफा को गुज़िश्ता दिनों गिरफ्तार किया गया था। मुफ्ती मुस्तफा के घर को भी खाली कराया जाएगा। उन पर अंसारुल बंगला टीम से मुबैना रब्त जब्त के इल्जामात हैं। गुज़िश्ता दिनों NIA ने मदरसे के 19 तलबा से भी पूछताछ की थी। हुकूमत यूपी की जानिब से उर्दू से सौतेले सलूक का सिलसिला लगातार जारी है। अब ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश हज कमेटी से जुड़ा है। अब उत्तर प्रदेश हज कमेटी के गेट पर लगे बोर्ड से उर्दू गायब है। इसको लेकर अहले उर्दू में मायूसी देखी जा रही है। इस सिलसिले में मुजाहिद उर्दू अब्दुल नसीर नासिर ने तहरीक चलाने का फैसला कर लिया है। और नाज़रीन, आपको सीधे लिए चलते हैं आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सारुल्ला बांग्ला टीम इज एक्टिव इन आसाम और आमी एक पार्टिकुलर पर्सन जनक आमी अरेस्ट करिब पारिछु, किछुक आमी अरेस्ट करिब परा नाइ, बट मेन किंग पॉइंट ऑफ द एंटायर ग्रुप्स आर few Bangladeshi nationals which are still, some is in our radar, some is not in our radar, but yes, the kingpin of basic indoctrination started from this core team which has come from Bangladesh. So we arrested Muhammad Suman, Badsha Sulaiman Khan, Muhammad Naused Ali, Khairul Islam, Taimur Rahman Khan, Mamunur Rashid. ইয়াৰ ভিতৰত মোহাম্মদ জি সুমন, তেওঁৰ কেইবাটাও এলায়েন্স আছে, এলায়েন্স শফিউল ইছলাম, হাৰুণ ৰছিদ, ৰেচিডেণ্ট অফ ভিলেজ আপাদি, PS আড়াই হাজাৰ, ডিষ্ট্ৰিক্ট নাৰায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ. He was leading the module, primary module. The prime accused Suman entered India illegally from Bangladesh via West Bengal, finally settled in Borpeta in 2018.
seeking safe haven and was living in the guise of an Arabic teacher in Saikhul Hind Muhammadul Hassan Jamul Huda Islamic Academy of Joshi Hatipara, Borpeta. Also, he was working as an imam in Dhakalipara Masjid, Hauli, Borpeta. So, দুটা বস্তু ইমার্জ হয় বাংলাদেশৰ পৰা আহিলে হি ইলিগেলি এন্টাৰ্ড ইনটু আসাম 2018 হি ইজ নট এ সিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া হি এন্টাৰ্ড আসাম আৰু এই মডিউলটো চলাবৰ কাৰণে তেওঁ আৰবিক টিচিং স্কুল এখনত বা সো কল মাদ্ৰাসা হওক তাতে তেওঁ নিজক টিচাৰ হিচাপে সোমাই ললে আৰু তেওঁ সাইমালটেনিয়াছলি তেওঁ ইমাম হ'ল Police recovered incriminating jihadi literature used for indoctrinating and radicalizing gullible youths to join the outfit. Jihadi literature Bismillah Hir Allah Alhu in Arabic was seized in this case connection. So we have seized when Sumonok ami arrest koru ei gute documents bilak ami teor pora seize koru. Muhammad Suman was indoctrinating terror ideology among Muslim youths with a view to recruiting them in prescribed jihadi outfit and work as a answers to create a base for Al-Qaeda and furtherance of jihadi activities. It may be mentioned that ABT আপোনালোকে খুদিব পাৰে যে বাংলাদেশৰ পৰা কিয় আহিলে বাংলাদেশ চৰকাৰে কি কৰিছে ABT is already banned in Bangladesh and Bangladesh government has already declared ABT as an unlawful organization. However, this case was that was subsequently Ami Assam police a case to NIA like due. Now it is under investigation by under NIA for unearthing the larger conspiracy. Kan jete India bahirot footprint poa jay eta samoyr pisot Assam police hand over that case. Then अब एक बेहद अहम इंटरनेशनल न्यूज आपको दे दें नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद ताइवान पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं ताइवान के नजदीक चीनी फौजों ने मशकों का आगाज कर दिया है चीन की मशकें इतवार तक जारी रहेंगी ताइवान चीन की सरगर्मियों पर नजदीकी निगाह रखे हुए है यूरोपीय यूनियन ने चीन की फौजी मशकों की मजम्मत की है ख्याल रहे कि अमेरिकी ईवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने चीन की धमकियों के बावजूद बुध के रोज ताइवान का दौरा किया था जिससे चीन बौखलाया हुआ है तो चीन ने फौजी मशकों का आगाज कर दिया है इतवार तक की जारी रहने वाली है दिल्ली से हमारे साथी शैलेंद्र वांगू इस वक्त अपडेट के साथ मौजूद हैं शैलेंद्र मिलिट्री ड्रिल का आगाज हो चुका है उम्मीद यही की जा रही थी नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद चीन की तरफ से इस तरह की कोई पेशरफ्त हो सकती है तफसीलात चाहेंगे देखिए नैन्सी पेलोसी के दौरे के एक दिन के अंदर ही चीन ने जैसा कहा था कि वो मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा उसकी शुरुआत हो चुकी है और अब से कुछ देर पहले चीनी मीडिया के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो ईस्टर्न थिएटर कमांड आर्मी का है PLA का उसमें ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज जिसमें लाइव फायर ड्रिल्स भी शामिल है वो शुरू कर दी गई है ताइवान स्ट्रेट के पास और यहाँ तक ये भी दावा किया गया है कि ईस्टर्न साइड जो स्ट्रेट का है वहां तक लाइव फायर किया गया है यानी कि मिसाइल दागी गई हैं तो ऐसे में ये टेंशन क्रिएट करने वाला जो कदम है चीन का इसको लेकर हमने कुछ देर पहले ये भी देखा है कि आसियान जो देश है उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि इससे माहौल बिगड़ेगा लेकिन चीन लगातार हम देख के आए हैं जैसे कि नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने की खबर हुई थी उसके वक्त के बाद से ही चीन लगातार कह रहा था कि वो मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा मिलिट्री ऑपरेशन करेगा और जैसे ही वो लैंड की उसके तुरंत बाद चीन की तरफ से कहा गया कि वो थर्सडे से लेके रविवार तक आज से लेके रविवार तक वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाला है तो ऐसे में उस पूरे खित्ते में जो है टेंशन पहले से बढ़ गई है और हमने ये भी देखा है कि कल शाम को ही 27 एयरक्राफ्ट जो है PLA के वो टुवर्ड्स जो मीडियम लाइन है वहां तक वो गए थे लेकिन फिलहाल ये भी देखना होगा कि इस पूरे एक्सरसाइज को लेकर पूरी दुनिया की नजर इस वक्त
ताइवान पर बनी हुई है। हालांकि अभी तक चीन जो कहता आ रहा है कि मिलिट्री ऑपरेशन किए जाएंगे, उसको लेकर अब तक क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह के मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे। लेकिन मिलिट्री ड्रिल्स या जो एक्सरसाइजेज हैं वो फिलहाल वहां पर चल रही है। जी शैलेंद्र वांगू, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की जांच में हालिया दिनों आई तेजी से कांग्रेस ईडी की कार्रवाई को इंतकामी कार्रवाई बता रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में हो रही ईडी की जांच से कांग्रेस के खीमे में हलचल है। इस बीच आज कांग्रेस की अहम मीटिंग भी हुई है। जराये के मुताबिक ये मामला कांग्रेस पार्लियामेंट में भी उठा सकती है। हमने देखा कि पार्लियामेंट में किस तरह से हंगामा आराई जो है वो लगातार जारी है। आपको बताएं कि गुज़िश्ता दिनों ईडी ने दिल्ली में वाक़े आईटीओ में नेशनल हेराल्ड के दफ्तर समेत 12 मुकामात पर छापेमारी की थी। इससे पहले नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ की गई थी। ये आपको दिखा रहे हैं पार्लियामेंट की बराह रास्त कार्रवाई। योग्य संयोजन नहीं रहने के कारण कार्य देरी हो रहा है। लंबित कार्य समय पूर्ण करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? सम्माननीय स्पीकर महोदय, ये काम 1/10/2016 को वर्कआउट में मिला है। आज 6 साल हुए हैं और ये मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसके लिए अनेक प्रकार के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं और अभी आज ही सुबह महाराष्ट्र सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं दिया था। आज ही सुबह 3 करोड़ रुपए। कांग्रेस का शोर हंगामा भी जारी है। साथ ही इस पूरे मामले पर बीजेपी लीडर संबित पात्रा ने भी क्या कुछ कहा है, उस पर भी जरा एक नजर डाल लेते हैं। इंडिया लिमिटेड यह जो एक कंपनी है जिसकी 76% के स्टेक होल्डर या डायरेक्टर कहिए, ओनर कहिए, मालिक कहिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी है। ज्यादा से ज्यादा ये कंपनी एक परिवार के पास है और किस प्रकार से जो एजेएल की संपत्ति थी, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की जो संपत्ति थी, वो यंग इंडिया में ट्रांसफर हुई है, इसके विषय में भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर आपको अवगत कराया है। कल जब इनके दफ्तर को ईडी ने बंद किया, जो हमने न्यूज के माध्यम से देखा, जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस पार्टी ने बनाया, यह आश्चर्य का विषय। और नेशनल हेराल्ड केस में उनके प्रथम परिवार के ऊपर आंच आ रहा है। आंच इसलिए आ रहा है क्योंकि कोर्ट में विषय गया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इनको रिलीफ नहीं दिया है। तो ऐसे में ये दूसरों को उंगली दिखाने का काम करेंगे कि हम तो ठीक है, बाकी सब बदमाश हैं। किंतु देश की जनता जानती है कि किस प्रकार से जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, ऐसे 3000 परिवारों के साथ आपने धोखा किया है। जो एजेंसी है वह नोटिस भेज रही थी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को और बाकी जो यंग इंडिया लिमिटेड के अधिकारी है कि आप आइए और आप आके हमारे साथ कोऑपरेट करिए, कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता है। मीडिया ने बताया कि जब कोई आया नहीं अधिकारी, जब खड़गे जी भी आए नहीं बार बार कहने के पश्चात, तब यह प्रक्रिया हुई है। टेम्परेरी प्रक्रिया है, ऐसा मीडिया में हम सब ने देखा। तो स्वाभाविक रूप से उसमें इस प्रकार का एक व्यवहार, ड्रामा, और आज सुबह यह कहना कि अब याचना नहीं रण होगी। रण मतलब युद्ध करेंगे, अब याचना नहीं रण होगी। नहीं, आप ये बताइए, पहले तो कह रहे थे सत्याग्रह होगी, अब कह रहे हैं रण अर्थात युद्ध होगा। दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। आप करने क्या वाले हैं? सत्याग्रह करने वाले हैं, दुराग्रह करने वाले हैं, रण करने वाले हैं या युद्ध करने वाले हैं? एक और अहम मामला, पत्रा चौल घोटाला मामले में गिरफ्तार शिवसेना लीडर संजय राउत की ईडी की तहवील आज खत्म हो रही है। संजय राउत को आज एजेंसी अदालत में पेश करेगी। गुज़िश्ता दिनों उन्हें ईडी ने छापे और पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी की जानिब से संजय राउत को 8 दिनों की तहवील में देने की दरख्वास्त की गई थी, लेकिन अदालत ने उन्हें 4 दिनों की तहवील में दिया था। मुंबई से हमारे साथी वसीम अंसारी मौजूद है। वसीम, क्या कुछ सरगर्मियां नजर आ रही हैं? संजय राउत की तहवील आज खत्म हो रही है। देखिए, मैं इस वक्त ईडी कार्यालय के बाहर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त किया है। साथ ही ये जो ईडी का जो कार्यालय है, इसी कार्यालय के 4थी मंजिली पे रखा गया है संजय राउत को। यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है करीब 12:30 से 1 बजे के बीच में उन्हें यहाँ से लेके जाया जाएगा कोर्ट की तरफ, क्योंकि आज उनकी जो कस्टडी है वो ख़त्म हो रही है। तो ईडी कार्यालय
के जो अधिकारी हैं उनकी यही कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड लें, इसीलिए वो बाकायदा कोशिश में जुटे हुए हैं। और जिस तरह से देखा गया है कि जब उन्हें कस्टडी में लिया गया था, कस्टडी में लेने के बाद 2 जगहों पे और छापेमारी हुई थी। मुंबई में कुछ दस्तावेज खंगालने की कोशिश की गई थी संजय राउत के इस पूरे मामले में कि पतरावाला चाल में किस तरह से घोटाले हुए हैं, इसकी जानकारी लेने की कोशिश की गई। तो उसके अंदर जो सूत्र बता रहे हैं, कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं, उसमें सबसे अहम ये था कि जिस तरह से प्रवीण राउत जो इस पूरे मामले की कड़ी को जोड़ते हैं, वो एचडीआईएल कंपनी में उस दौरान थे और उस वक्त के जो अकाउंटेंट थे उन्हें भी उससे भी पूछताछ ईडी के द्वारा की गई है। तो ऐसा पता चला है कि उस वक्त भी कई जो व्यवहार हुए थे ज़मीन को लेकर वो कैश में भी हुए थे, यानी कि लगभग 3 करोड़ का व्यवहार कैश में हुआ था। जो 10 ऐसी ज़मीनें थे जिससे आइडेंटिफाई किया गया था, वहाँ पे चर्चा चल रही थी, वहाँ पे ऐसे पैसे कैश में लिए गए थे। तो ईडी इस बात को भी खंगाल रही है कि ये कैश कहाँ से आए थे और ये प्रॉपर्टी में क्या इनका इन्वॉल्वमेंट था, और ये जो सामने खुलासा हुआ है अकाउंटेंट के जरिए वो कितने सत्य। साथ ही किस तरह से इस पूरे मामले में और भी लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि दिन ब दिन जिस तरह से ईडी अपनी कड़ियां जोड़ रही है, उस कड़ियों में बहुत सारे वसीम, जो तो इस मामले अहम हैं खबर पर वो लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अपने तमाम साथियों से हम अपडेट अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और नाज़रीन, इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें, कानपुर से ही ये अहम खबर, जहां एक दरोगा ने नाम पूछते ही कहा पाकिस्तान भेज दूंगा। दरअसल एक कारोबारी आसिफ से एक चौकी इंचार्ज ने ये पूरी बात कही है। आसिफ ने इस मामले में बाकायदा शिकायत दर्ज करवा दी है और अहम बात यह है कि एसपी ने इस पूरी जांच का हुक्म दे दिया है। उत्तर प्रदेश के शहर, सनती शहर यूपी से ये बड़ी खबर, जहां एक दरोगा ने नाम पूछते ही कहा पाकिस्तान भेज दूंगा। जी, चौकी इंचार्ज साहब बात करेंगे? जी जी, बात करा दी। हेलो जी नमस्कार सर, बताइए। अरे यार, तुम्हारे पास इतना फोर्स रहा, तुम कह रहे 2 घंटे बाद आएंगे? एक हाथ तरीका है, किसी का आदमी बैठा हुआ का व्हाट्सएप में नहीं दिया है। नहीं सर, 2 घंटे बाद आएंगे? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। वीआईपी हो भाई? अरे सर, कितना फोर्स है तुम्हारे लिए उठाने के तुमको? अरे सर, हम कोई वीआईपी है क्या? फिर क्यों ऐसा तुमने कहा 2 घंटे बाद आऊंगा? मिर्ची की गाड़ी सर गेट पर है। अरे तुम्हारी मिर्ची नहीं, चाहे जिसकी गाड़ी है, अगर फोर्स वहाँ जा रहा, बहुत सारा काम हमारे पास ना भाई। जी हम समझते हैं सर। जी आप तुरंत आइए, पार्टी खड़ी हुई है, बता के यहाँ जाइए, फिर उसको जब देना पेमेंट तब आ जाएगा वो। पहले आपको आना चाहिए था ना, जो नियम कानून है। अरे सर, आप कह रहे हो थानेदार से कह रहे हो ना लड़के, चलो आज ट्रेनिंग करें ना लड़के।